नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 4 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो युक्ति आईएएस परिवार से तो ये दिए गए नंबर है, ये खूबसूरत सा नंबर दिया हुआ है, इससे संपर्क कर सकते हैं आप। ठीक है। बाकी मैं 1 जुलाई से लगातार क्लास ले भी रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं आप लोग की जो डिमांड था उस डिमांड को पूरा करने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे ईपीएफओ की परीक्षा हो, चाहे आपका वनडे एग्जाम की परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो या यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, हर जगह ये काम देगा। इवन इंटरव्यू में तो सबसे ज़्यादा काम देगा ये आपको। ठीक है। हमारी टीम में सभी वही लोग हैं जो कई सालों से लगे हुए हैं, लगातार इंटरव्यू भी दे रहे हैं, वो लोग भी हम लोग के साथ भी हैं। ठीक है। पूरा मार्गदर्शन आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक पे। आज संडे भी है, वैसे छुट्टी का दिन है, फिर भी पढ़ाई करते रहिए आप लोग, क्योंकि लगातार परीक्षाएं होंगी, क्योंकि कोविड का दौर अब समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। और आप सभी को पता है कि बीच में लगातार जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, यूपीएफओ की, सबकी डेट भी तो वैसे आ गई है। आप लोग लगे रहिए और जो भी करंट अफेयर की जो समस्या है, जो आप लोगों ने विगत 1 वर्षों से जो पढ़ा है, मैं उसी को रिकॉल करा रहा हूँ। लेकिन बशर्ते अभी जो मैं लेके चल रहा हूँ ये आपके ये वीकली समझिए या वनडे समझिए, जिस तरीके से समझना है समझिए। पूरे टॉपिक मैं आप लोग को दे रहा हूँ, पूरा डायमेंशन, जितने भी उसके डायमेंशंस हो सकते हैं सारे डायमेंशन इसमें दिए गए हैं। तो आप लोग जब 1 बार 2 बार 3 बार जब इसको देखेंगे, रिकॉल करेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्यों दूसरों से हम बेहतर हैं, क्यों हम करंट अफेयर इतना बढ़िया तरीके से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो सबसे पहला आज का टॉपिक जो है, सबसे हॉट टॉपिक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सभी लोग जानते भी हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, पाकिस्तान को किस रेडी में रखा गया, इसका मतलब क्या होता है, आखिर इसकी स्थापना क्यों की गई, सब मुद्दों पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहला आज का टॉपिक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस पे बात करते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है कि पाकिस्तान को, जो हमारा सबसे प्यारा छोटा भाई जो है पाकिस्तान, क्योंकि अपना बच्चा ही है वो, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में यह डिसाइड हुआ है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला लिया गया है। कई सारा लिस्ट होता है, रेड लिस्ट होता है, ग्रे लिस्ट होता है। तो इस बार जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ये डिसाइड किया गया है, मीटिंग जो हुई थी उस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि पाकिस्तान जो है उसको हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में सम्मिलित करेंगे। चलिए हम तथ्य पे बात करते हैं कि क्या ऐसा हुआ था, आखिर ऐसे मीटिंग में क्या ऐसा डिसीजन हुआ कि इसको ग्रे लिस्ट में रखने की बात की गई थी। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुताबिक पाकिस्तान 27 सूत्री कार्रवाई योजना को पूरी तरह से लागू करने में विफल रहा है। यानी कि जो 27 सूत्री कार्रवाई योजना थी, उस जो योजना को जो लागू करना था, उस योजना को लागू करने में पूरी तरह विफल रहा है। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को जो सुझाव दिए थे कि उसने काफ़ी प्रगति की है, कुछ मामलों में प्रगति उसने किया है, इवन 27 में से 26 शर्तों को उसने पूरा भी किया है, लेकिन अभी उसे आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराने और उसे सजा दिलाने की दिशा में काम करना भी बाकी है। जो सबसे महत्वपूर्ण, आप सभी को जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आतंकवादियों को प्रायोजित किया जाता है, खुली छूट वहाँ पर दी गई है। बार बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हमेशा कहता रहता है कि भैया उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो आपको पता ही है पाकिस्तान में एक ही काम ही है, सिर्फ आतंकवादियों को पोषित करना, भारत के खिलाफ भड़काना, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचना। इसी में अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, सारा पैसा, सब कुछ बर्बाद करता है वो। वहाँ पे ना तो बड़ी बड़ी कंपनियां कोई दिखाई देती हैं, ना वहाँ पे कोई ऐसा चीज़ें हैं, ना वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ लोगों को रोजगार मिल सके। तो सबसे बड़ी बात है कि जो 27 सूत्री कार्य योजना रखी गई थी, इसमें से 26 सूत्री योजना तो उसने पूरा कर दिया, लेकिन आतंकवादियों की जहाँ तक मुद्दे की बात की जाए, सबसे बड़ी योजना, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको समाप्त करना सबसे बड़ी पाकिस्तान के लिए जिम्मेदारी है, लेकिन अभी भी उसने आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराने और उसे सजा देने की दिशा में काम करना बाकी है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, आखिर क्या कारण थे, तो कारण यही थे बेटा, इसीलिए इसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। इसके साथ ही साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आतंकवाद पर अंकुश लगाने को लेकर पाकिस्तान सरकार की प्रतिबद्धता की तारीफ की है। हालांकि इस संस्था ने पाकिस्तान के प्रयासों को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए नाकाफी माना है कि भैया अभी भी वैसे बने रहो आप लोग। इसके साथ ही साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अनुसार पाकिस्तान ने अपनी कानूनी व्यवस्था में काफी सुधार किया है, लेकिन एशिया पैसिफिक ग्रुप की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कहा कि इसके बावजूद भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंतर्राष्ट्रीय मानक को वो पूरा नहीं कर पाया है। हालांकि एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए FATF ने कहा है कि भैया जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उस मानक को भी पूरा नहीं कर पाया है पाकिस्तान। इसके साथ ही फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने यह भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो घोषित आतंकवादी, आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने जिन आतंकवादियों को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को घोषित किया था, जैसे हाफिज सईद, सभी लोग जानते हैं इनके बारे में, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। इतने लायक तो है नहीं, ये लोग इतने लायक तो है नहीं। मसूद अजहर के खिलाफ पाकिस्तान के कड़े कदम उठाने को नाकाम माना है।
तो हम नहीं कह रहे, ये यूनाइटेड नेशन ने बार बार कहा कि भैया उनको तुरंत पकड़ के उनको तुरंत जेल में डालिए और सारी सुविधाएं बंद कीजिए उनको। लेकिन पाकिस्तान इतना जल्दी मानने वाला तो है नहीं, इसलिए मैंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर के खिलाफ पाकिस्तान के कदम उठाने के नाकाफी माना है कि जो कदम अभी उठा रहे हैं ये हल्का फुल्का उससे काम नहीं चलने वाला है, जो लिपापोती कर रहे हैं उससे काम नहीं चलने वाला है, उसके ऊपर कड़क एक्शन आपको लेना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को स्पष्ट किया है कि उसे सभी नामित आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और इसके अतिरिक्त पाकिस्तान को आतंकवाद का वित्त पोषण रोकने हेतु सख्त कदम उठाने होंगे। भैया आतंकवाद का जो वित्त पोषण कर रहे हैं वो काम नहीं चलेगा, जो फंडिंग चल रही है वो नहीं चलेगा, जितने आतंकवादियों को अपराजित कर रहे हैं वो काम नहीं चल पड़ेगा। आप और पाकिस्तान के बारे में क्या कहना, चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर देख लो, सारा का सारा पैसा लगा है चाइना का पूरा जो कैप्चर कर लिया है, पूरा मार्केट तो पूरी दुनिया में वैसे ही चाइना ने कैप्चर किया है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को पैसा देकर उसको गिरवी बना लिया है, सभी लोग जानते हैं। और हम लोग के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि जो चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर है वो पीओके से गुजरता है और पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरता है, लेकिन हमारी सुरक्षा के दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बारे में क्या कहना, ये तो खुद वैसे इतना गरीब है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने का खतरा था। ठीक है, गनीमत है कि बच गया, लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, लेकिन इतने जल्दी बचने वाले तो है नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक अब पाकिस्तान काफी हद तक फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट के खतरे से बाहर है। हालांकि अब पाकिस्तान को अभी भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स के काफी सुझावों पर कार्रवाई करना बाकी है, इसीलिए उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है, लेकिन ब्लैक लिस्ट में बहुत जल्दी जाने वाला था, लेकिन अब बच गया है क्योंकि 27 में जो सूत्री कार्यक्रम था उसमें 26 सूत्री कार्यक्रम को उसने मान लिया है। लेकिन आतंकवादियों को लेकर जो लीपापोती कर रहा है, अगर उस तरीके से नहीं कर रहा है सही तरीके से काम, जो कि पाकिस्तान को सबसे पहली प्राथमिकता उसको देनी चाहिए, उसको ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि अभी भी खतरा डालने का खतरा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है वहाँ पर। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की क्या कहानी थी पूरी। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में कि क्या है ये। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन जुलाई 1989 में पेरिस में G7 समिट में किया गया था। बेटा कब किया गया था? पेरिस में किया गया था। जो G7 का समिट चल रहा था उसी समय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पेरिस में G7 का समिट में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने हेतु उपाय करना था। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसीलिए इसे ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग भी इसे कहते हैं। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसमें कुल 39 देश हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन हैं। कितने क्षेत्रीय संगठन है बेटा? 2 क्षेत्रीय संगठन सदस्य हैं। तो फाइनेंशियल टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1989 में हुई थी और पेरिस में हुए G7 का समिट जब हुआ था उसी साल हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है फाइनेंशियल टास्क फोर्स का? मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने हेतु उपाय करना कि भैया जो मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या वो ये सब काम ना हो पाए, और इसीलिए इसे ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग भी कहते हैं। और आज सबसे बड़ी समस्या है मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और कुल 39 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन इसके सदस्य हैं। सऊदी अरब 39वें सदस्य देश के रूप में पहला खाड़ी देश है जिसने पिछले वर्ष इस संगठन का सदस्य बनाया गया था। तो सबसे लास्ट वाला सदस्य कौन है 39 देशों में? सऊदी अरबिया है। सऊदी अरबिया कौन सा है? 39वें सदस्य देश के रूप में है, पहला खाड़ी देश है ये। सऊदी अरब पहला खाड़ी देश है जिसने पिछले वर्ष इस संगठन का सदस्य बनाया गया था। तो देखिए आपको क्यों नहीं क्वेश्चन अगर कहीं से यूपीएससी में पूछता है या टेस्ट वनडे एग्जाम में पूछता है या स्टेट पीसीएस में पूछता है, तो कौन सा ऐसा, जैसे मान लो अगर पूछ दे ये फाइनेंशियल टास्क फोर्स का फुल फॉर्म क्या है, तो वनडे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पाकिस्तान को किस श्रेणी में रखा गया? तो भैया ग्रेड श्रेणी में रखा गया है। ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं। तो हर डायमेंशन से आप लोगों को पढ़ाने का मैं पूरी कोशिश करता हूँ। 27 सूत्री कार्ययोजना क्यों 27 में से 26 इसने पूरा कर दिया है, किस कारण से इसको ग्रे लिस्ट में रखा गया? तो भैया आतंकवादियों को नाकाम रहा है उनको सही तरीके से ट्रीट करने में। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को आराम से आप लोग देखिएगा, कौन कौन से 2 आतंकवादी थे और आतंकवादियों के खिलाफ क्या कह रहा है, इन सब चीज़ों को आराम से देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से आप लोग को बताया गया है। और भी देखिए 39 सदस्य है। लास्ट कौन सा है? खाड़ी देश, पहला खाड़ी देश है जिसका नाम है सऊदी अरबिया है और इस संगठन का सदस्य पिछले साल वो बना, यानी कि 2020 में बना है। ग्रे लिस्ट के बारे में थोड़ा सा जानिए कि ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होता है। देखो कई सारे लिस्ट होते हैं, ग्रे लिस्ट जो इस बार रखा गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट को ही ग्रे लिस्ट कहते हैं। किसको कहते हैं? इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट को ग्रे लिस्ट कहा जाता है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो अपने देश के फाइनेंशियल सिस्टम को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उपयोग के लिए करते हैं। देख लो अभी पाकिस्तान जो है वो कर ही रहा है, टेरर फंडिंग कर ही रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि वहाँ पर तो खूब बढ़ चढ़ के है, सभी लोग जानते भी हैं इस बात को। जिन्हें ग्रे लिस्ट में शामिल कर ये संकेत दिया जाता है कि इन गतिविधियों को ना रोक पाने पर वो ब्लैक लिस्ट में हो सकता है। तो गनीमत अभी ब्लैक लिस्ट में बचा हुआ है, बहुत जल्दी जा भी सकता है ये, इसलिए उसको पहले अभी सचेत कर दिया कि भैया शांति से रहो, सही तरीके से आतंकवादियों पर अंकुश लगाओ, नहीं तो तुमको हमेशा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।
ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे ये फाइनेंशियल टास्क फोर्स की गतिविधि में कहा गया है। जब कोई देश ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है तो उसे निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप बैठ जाएंगे लोग, देखो क्या क्या होता है उनके खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, एशियाई विकास बैंक है आदि, और देशों को आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। तो जाओगे जब पैसा लेने तो मिलेगा नहीं आपको। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और देश से ऋण प्राप्त करने में समस्या आ सकती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट और देशों से और भी देशों से ऋण प्राप्त करने में समस्या आ सकती है। इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आ सकती है। और कौन बताओ, आतंकवादियों से कौन चाहता है दोस्ती करना? जो देश प्रायोजित कर रहे हैं या जो घटनाएं अगर घटित हो रही है, अगर वहां पर अमन चैन नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, तो वहां के लोग कैसे अपनी वृद्धि कर सकते हैं? प्रॉस्पेरिटी कहां पे आ पाएगा? सुकून कहां पे लोगों को वहां पर मिल पाएगा? तो कौन सा देश उससे व्यापार करना चाहेगा? उसके सामान को कौन खरीदना चाहेगा? उससे कौन, ये बताइए, जो बदतमीज लोग होते हैं, जो मतलब ये सब काम करते हैं, उससे कोई दोस्ती करना चाहता है? नहीं करना चाहता है। तो यही वजह है बेटा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और देशों से ऋण प्राप्त करने में इनको समस्या आ सकती है, और इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कमी आ सकती है। अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी, इकोनॉमी ही ध्वस्त हो जाएगी जब इनका कोई पूछेगा ही नहीं इनको, और पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। तो देखो, अगर ग्रे लिस्ट कोई पूछे, मान लो अगर कभी इंटरव्यू में जाते हो, आपसे पूछ देगा कि बताइए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ग्रे लिस्ट का क्या मतलब है, तो एटलीस्ट आप बताने की स्थिति में रहोगे ना कि ग्रे लिस्ट का क्या मतलब होता है सर। तो पूरी बताइए आप उसको कि देखिए, इसको इनक्रीजिंग मॉनिटरिंग लिस्ट कहते हैं। फाइनेंशियल, इसका मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल सिस्टम को टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने का से रोकना है, इनको देने के लिए उपयोग होने देते हैं, तो इसको इस लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या हो या टेरर फंडिंग की समस्या हो, इवन जितने भी हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनसे कोई भी आर्थिक अगर समस्या पैसा लेंगे तो भैया उनको आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आराम से आप लोग देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए ब्लैक लिस्ट की बात अगर मैं कर दूं कि ब्लैक लिस्ट में क्या क्या ऐसी बातें हो जाएगी, अगर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो देखो, जो आतंकी देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का पूर्ण और प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं, उन्हें ब्लैक लिस्ट में सूचीबद्ध किया जाता है। किस में सूचीबद्ध किया जाता है बेटा? ब्लैक लिस्ट में सूचीबद्ध किया जाता है। और एक मिनट रुक जाओ बेटा, ये मैं आ जाऊं इस पे। ठीक है, सूचीबद्ध किया जाता है, और आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, जो देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का पूर्ण और प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं, उन्हें ब्लैक लिस्ट में सूचीबद्ध किया जाता है। अर्थात इन देशों में मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम की मदद से आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलता है। तो ये रहा पूरा का पूरा डिटेल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहला ऐसा देश है सऊदी अरबिया, जो 39वां देश है जो इसका सदस्य बना है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। फाइनेंशियल टास्क फोर्स का गठन 89 में किया गया था, जुलाई में किया गया था, G7 के समिट में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। 39 देश है, लास्ट जो देश है पिछले साल सऊदी अरब बना है, 2 क्षेत्रीय संगठन सदस्य है। अगर ब्लैक लिस्ट में होगा तो क्या मतलब है, ग्रे लिस्ट में क्या मतलब है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। चाहे इंटरव्यू में पूछे, चाहे मेंस में पूछे, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, पूरा डेटा मैं आपको दे दिया हूँ, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और सही तरीके से आप लोग, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से हमारी टीम आपको सामने रिप्रेजेंट करती है इन चीज़ों को लेके, चाहे नोट्स के मामले में हो, चाहे आपके पढ़ाने के तरीके के मामले, हर तरह से हम लोग युक्ति परिवार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है, बशर्ते आप लोग पढ़ाई में मन लगाए तो। ठीक है, बाकी एज यू विश, जो करना चाहे तो आप लोग स्वतंत्र हैं। अगला जो टॉपिक है, भारत सरकार द्वारा 6.28 लाख करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई है। क्यों दिया है भैया? भारत सरकार वो भी इतना देख रहे हैं, महंगाई की मार तो वैसे ही चल रही है, पेट्रोल 100 के पार होने वाला है, सभी लोग जानते भी हैं इस बात को, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन फिर भी करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन तो प्रोत्साहन राशि देखिए सरकार कितना अच्छा काम करती है, इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। तो 6.28 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। वैसे भी कोविड का दौर था, इकोनॉमी की हाल तो, अर्थव्यवस्था की हाल तो बेहाल हो गया है, सरकार को मौका भी मिल गया है, लेकिन चुनाव कराने में तो बहुत आगे रहते हैं ये लोग। खैर कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन समझदार हैं आप लोग। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री, जो मामलों के मंत्री हैं, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण जी, ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए, ठीक है, 6,28,993 करोड़ रुपए की राशि के कुल 17 उपायों की घोषणा किया है। किसने किया है? निर्मला सीतारमण जी ने किया है। किसने किया है? उनका नाम है निर्मला सीतारमण। और एक और है वित्त राज्य मंत्री, उनके बारे में क्या कहना, इतना बढ़िया वो भाषण देते हैं कि खैर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, समझदार है। इनमें पहले घोषित किए गए 2 उपाय DAP और PAN के उर्वरकों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी है, और मई से नवंबर 2021 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार भी शामिल है। सभी को पता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी, इसको भी बढ़ाया गया है।
ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये डेटा है, अगर देखना चाहते हैं तो डेटा आप लोग देख सकते हैं किसके किसके लिए कवर किया गया है। चलिए और बात करते हैं, राहत उपायों से संबंधित मुख्य बिंदु कौन कौन से, ये देख लीजिए। घोषित उपायों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, महामारी से आर्थिक राहत, क्योंकि गरीबी जो है भारत में, अब देख लीजिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, 102 है, सभी जानते भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के पास इस समय कोरोना महामारी में लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों की रोजी रोटी चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। सच्चाई है इस देश की, जो हकीकत है जो वो बयां मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य के देख ही रहे हैं कितनी हाल बेहाल है भारत में, अब जाके सुधरे हैं ये लोग। विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन देना, कि सभी लोग जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हो, चाहे जो भी छोटा मोटा जो अपना रोजगार करता है, अगर उनको सही तरीके से रोजगार के लिए सहायता नहीं सरकार की तरफ से दिया गया तो बेचारा उनका तो हाल बेहाल है वो। और वैसे भी भारत में कुटीर उद्योग देखो कितने ज़्यादा लोग लगाते हैं। ठीक, सब पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, हाल ही में रिसेंटली पढ़ाया था, कल या परसों पढ़ाया था मैं। विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन, इनको 3 श्रेणियों में घोषित उपायों को बांटा जा सकता है। अब हम बात करते हैं महामारी से आर्थिक राहत कैसे कैसे दी गई है। घोषित 17 योजनाओं में से 8 का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों और व्यवसायों को आर्थिक राहत प्रदान करना है, और स्वास्थ्य और यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्रों के पुनरुद्धार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस नई योजना के तहत व्यवसायों को 1.1 लाख 8 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिलेगा, और इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए देखिए यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए, और पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। यानी कि इस नई योजना के तहत व्यवसायों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिलेगा, स्वास्थ्य के लिए 50,000 करोड़ रुपए का मिलेगा, और पर्यटन के लिए 60,000 करोड़ रुपए का मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सरकार ने 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में प्रारंभ की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को 1.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार का डेटा बोल रहा है ऐसा। ठीक है, नए और मौजूदा एनबीएफसी और एमएफआई को लगभग 25 लाख छोटे कर्जदारों को 1.25 लाख रुपए तक के ऋण के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को गारंटी प्रदान की गई है, और गैर महानगरीय क्षेत्रों और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल निवेश हेतु 1.1 लाख करोड़ रुपए की नई गारंटी सुविधा भी प्रदान किया गया है। बाल चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23,250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और इस राशि का उपयोग आईसीयू बेड के लिए किया जाएगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति और चिकित्सा विज्ञान के अंतिम वर्ष के छात्रों और प्रशिक्षुओं की भर्ती का चिकित्सा कर्मियों की संख्या वृद्धि करने के लिए भी किया जाएगा। इसके साथ ही अगले 5 वर्षों में 1.21 लाख करोड़ रुपए के निर्यात के लिए अप्रत्यक्ष सहायता भी दिया जाएगा, और 5 लाख पर्यटकों को 1 महीने का मुफ्त वीजा दिया जाएगा। किसानों के लिए बीजों की नई किस्में प्रदान किया जाएगा। तो जितना भी डेटा मान लीजिए आपको दिया जाता है, तो उस डेटा को इकोनॉमिक्स के हिसाब से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि सरकार कितना राहत पैकेज दे रही है, महामारी से आर्थिक राहत में क्या क्या बिंदु हमारे आएंगे, किसको कितना दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहीं पे मैंने कह दिया कि भैया देखो ऐसा है कि नई योजनाओं के व्यवसाय के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 50,000 करोड़ रुपए और पर्यटन के लिए 60,000 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या क्या लाभ होगा ये देख लीजिए। लाभ पे बात करते हैं, सभी लोग प्रॉफिट की ही बात करते हैं। विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत का मध्यम वर्ग समेट कर 3.2 करोड़ तक पहुंच गया है, और लगभग 7.5 लाख करोड़ गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए हैं। सभी लोग जानते भी हैं कि हालत कितना बेहाल था कोविड का, और इसके लिए काफी हद तक महामारी का प्रभाव जिम्मेदार है। उन उपायों से कोविड-19 के बाद उद्योगों को बचाए रखने में मदद मिलेगी। इससे दबावग्रस्त क्षेत्रों में नकदी प्रवाह को महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से एक पर्यटन क्षेत्र है, इसलिए यह पैकेज इस क्षेत्र में अति आवश्यक चल राशि के लिए नई रोशनी लेकर आएगा, और इसमें रोजगार गहन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में मदद भी मिलेगी। इस पैकेज के तहत बच्चों की चिकित्सा और श्रम बल और ढांचागत संस्थानों को बढ़ावा देने में मदद भी मिलेगा। तो ये देखिए इसका बेनिफिट रहेगा। ठीक है, जिसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा दूसरा टॉपिक कि भारत सरकार 6.28 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है। कोविड के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न हुई, समस्या को समाधान करने के लिए सरकार ने इस तरह के योजनाओं के बारे में जिक्र किया है। अगला जो टॉपिक है, भारत के अनौपचारिक मजदूर को समर्थन, विश्व बैंक का रिपोर्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आप चाहते हैं कि हम आप लोगों के सामने थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करें। तो हिंदू है, हिंदू से लिया गया है, तो हिंदू से ही चलिए। वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 महामारी से उबरने के लिए भारत के अनौपचारिक श्रमिक वर्ग का समर्थन करने हेतु 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। देखिए कितनी बड़ी सोच है इसकी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, कोविड-19 महामारी से संकट से उबरने के लिए भारत के अनौपचारिक श्रमिक वर्ग का समर्थन करने हेतु 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है, और यह ऋण राज्यों को वर्तमान महामारी, भविष्य की जलवायु और आपदा से निपटने हेतु अधिक नम्यता प्रदान करेगा।
ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि भारत के अनौपचारिक मजदूर वर्ग को समर्थन दिया गया है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण कार्यक्रम को मंजूर किया गया है। तत्व क्या है देख लीजिए कि विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता में से 112.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर को इस रियायती ऋण देने वाली शाखा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और शेष राशि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD से वित्त पोषित किया जाएगा। ऋण की परिपक्वता अवधि 18.5 वर्ष की होगी और 5 वर्ष की छूट अवधि इसमें शामिल होगी। इसके साथ ही साथ महामारी की शुरुआत के बाद से फंडिंग कैसे हुआ है। वर्ष 2020 में से पहले राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से चिन्हित 320 मिलियन व्यक्तिगत खातों में तत्काल आपातकालीन राहत नकद हस्तांतरण प्रदान किया जाएगा और लगभग 80 करोड़ लोगों के लिए अतिरिक्त राशन की व्यवस्था की गई है। इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता कैसे दी जा रही है, पढ़ लीजिएगा इसको। महत्व क्यों है इसका, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि महत्व क्या है। सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रियाओं को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए राज्य अब आपदा प्रतिक्रिया निधि से लचीला वित्त पोषित प्राप्त कर सकते हैं। शहरी अनौपचारिक श्रमिकों, गीग वर्कर्स और प्रवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में धन का उपयोग भी किया जाएगा। इसके साथ ही गीग वर्कर गीग इकोनॉमी से संबंधित होता है, जो मुख्यतः मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें समानता और अस्थायी पद होते हैं और संगठन अल्पकालिक समय के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं। इसमें महिला श्रमिकों और महिला प्रधान परिवारों पर लिंग विभाजित जानकारी भी शामिल होगी। स्ट्रीट वेंडर्स भारत की सहकारी, एक मिनट रुक जाइए बेटा, ठीक है। यह कार्यक्रम स्ट्रीट वेंडरों, एक मिनट रुकिए, स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपए तक के किफायती कार्यशील पूंजी ऋण तक पहुंच प्रदान करेगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस बार पेपर में जरूर पूछेगा स्ट्रीट वेंडर से। और नए क्रेडिट कार्यक्रम से 50 लाख शहरी स्ट्रीट वेंडर्स इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अनौपचारिक की बात करें, अनौपचारिक कार्यबल की रक्षा करने की आवश्यकता। भारत के अनुमानित 450 मिलियन अनौपचारिक श्रमिकों में से कुल कार्यबल का 90% शामिल है, जिसमें 5 से 10 मिलियन कर्मचारी वार्षिक रूप से जोड़े जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ और देखते हैं क्या क्या है। इसके अतिरिक्त ऑक्सफैम की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अपनी नौकरी गंवाने वाले कुल 122 मिलियन में से 75% अनौपचारिक क्षेत्र में चले गए थे। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था 7.7% की गिरावट आई है। इसलिए रोजगार सृजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र अधिक श्रम प्रधान है। ठीक है, इसके साथ ही साथ सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ पहले है, जैसे देख लीजिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान योजना, श्रम सुधार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए माइक्रो क्रेडिट स्कीम, आत्मनिर्भर भारत अभियान, दीनदयाल अंत्योदय योजना की राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ये सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाएं हैं, जिस योजनाओं को निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, श्रम सुधार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, स्ट्रीट वेंडर्स योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, विश्व बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि विश्व बैंक क्या है। विश्व बैंक एक विशिष्ट वैश्विक साझेदारी है, जिसे 5 विकास संस्थान इसमें शामिल है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे IBRD कहते हैं, ऋण, क्रेडिट और अनुदान प्रदान करता है। यानी कि देखिए विश्व बैंक की 5 वैश्विक साझेदारी कौन कौन सी है, 5 विकास संस्थान इसमें शामिल होते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, यह ऋण, क्रेडिट और अनुदान प्रदान करता है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, कम आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कंपनियों और सरकारों को निवेश, सलाह और परिसंपत्तियों के प्रबंधन संबंधी सहायता प्रदान करता है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसी राजनीतिक जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। अगला है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र निवेशकों और देशों के मध्य उत्पन्न निवेश विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिए सुविधा प्रदान करता है। भारत निवेश विवादों के निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का सदस्य नहीं है और वर्तमान में 189 IBRD के सदस्य देश है, जबकि IDA के सदस्य 173 सदस्य देश है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर वर्ल्ड बैंक के बारे में हो, चाहे इसके 5 विकास संस्थान हो। इन 5 विकास संस्थान को देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट IBRD हुआ, IDA हुआ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC हुआ, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA हुआ और निवेश विवादों को निपटारे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है ICSID जो हुआ, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और वर्तमान में 189 देश जो है IBRD के सदस्य है, जबकि IDA के 173 सदस्य देश है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तीनों टॉपिक जो है, पहला जो तीसरा जो था भारत के कर्मचारी मजदूर वर्ग को समर्थन, विश्व बैंक का जो रिपोर्ट था। दूसरा था भारत का जो
कोविड के दौर में सरकार द्वारा जो पहला था फाइनेंशियल टास्क फोर्स के बारे में बताया मैंने, क्या है ये भी बताया मैंने, क्या इंपॉर्टेंट है ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट के बारे में बताया। भारत सरकार द्वारा 6.28 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया गया, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और सारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो हैं, राहत उपायों से संबंधित मुख्य बिंदु जो है, महामारी से आर्थिक राहत के लिए जो इम्पोर्टेंट था, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया है। तो चलिए आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी होगा युक्ति परिवार से, तो आप दिए गए किसी भी नंबर पे आप लोग संपर्क करके अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा युक्ति परिवार हमेशा आपके साथ एकदम तत्पर रहेगा, आपकी सेवा में तत्पर हमेशा रहेगा। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी परीक्षा से रिलेटेड अगर आपको पूछना है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को, ये यूट्यूब चैनल है, चाहे व्हाट्सएप का लिंक है, टेलीग्राम का, फेसबुक का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे लिंक होता है। आप हमारी टीम से जुड़िए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को आज समाप्त करता हूं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।